नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल पर। मैला आंचल एक ऐसा उपन्यास है जिसका नाम हमारे सामने जैसे ही आता है वैसे ही बिहार का पूर्णिया जिला और उसका वह छोटा सा गांव मेरीगंज हमारी आंखों के सामने जैसे चित्रित हो जाता है। कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु 4 मार्च 1921 को बिहार के तत्कालीन पूर्णिया जिले के छोटे से गांव औराही हिंगना में जन्म लिए थे। ऐसा क्या है रेणु में जो उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाए हुए है? लोग उन्हें पढ़ते हैं, याद करते हैं, चर्चा करते हैं। अनेक लेखकों ने उनकी आंचलिकता को आत्मसात करने की कोशिश की है। अनेक लेखकों पर अनेक तरह से उनके प्रभाव परिलक्षित हैं। हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु जैसा दूसरा शब्द शिल्पी नहीं है जिसकी तीक्ष्ण नज़र मनुष्य के जीवन के सभी रंगों तक पहुंच जाती है। हालांकि रेणु की नकल करना अथवा आत्मसात करना मुश्किल है, फिर भी कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश करते दिखते हैं। नए लेखकों का रेणु से जुड़ाव या अनुराग इसे कह सकते हैं। नए रचनाकारों का अनुराग ही उन्हें जीवंत, प्रासंगिक और महत्वपूर्ण भी बनाता है। लेकिन वह केवल लेखकों के बीच ही प्रासंगिक नहीं है, जनसामान्य में भी उनकी लोकप्रियता कुछ खास है। यहाँ तक कि आज की डिजिटल पीढ़ी के तरुण भी उनकी तरफ वैसे ही आकर्षित हैं जैसे उनके वरिष्ठ। रेणु जी की कहानी लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ठेस या सबसे बढ़कर तीसरी कसम आज भी लोगों को गुदगुदाती है। इन सब के न जाने कितनी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, कितने नाट्य और दृश्य रूपांतर हुए। हालांकि इन्हें रूपांतरित करना अत्यंत मुश्किल है, लेकिन लोगों ने कोशिशें तो की ही हैं। फणीश्वर नाथ रेणु अपना सारा जीवन संघर्ष, त्याग और सेवा को समर्पित कर एक मिसाल उन्होंने दुनिया के सामने रखी जो आज भी अविस्मरणीय है। मानवीय संवेदनाओं के कुशल चितेरे फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथा जगत के सशक्त प्रतिनिधि थे। संभवतः यही कारण है कि रेणु ने गांव, खेत, खलिहान सहित सामाजिक सरोकारों से जुड़े तथा लोक संस्कृति, लोक विश्वास, लोगों के जीवन क्रम में पड़ने वाले प्रभाव, यहाँ की धरती, प्रकृति, जीवन शैली जिसके वे अभिन्न अंग थे, को गहरी आत्मीयता और सहजता से अपनी लेखनी में उकेरा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी फणीश्वर नाथ रेणु एक लेखक, उपन्यासकार, गायक, संस्कृति कर्मी, कवि, नाटककार भी थे। अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रेणु जी की कहानियाँ, उपन्यास जिसमें उन्होंने आंचलिक जीवन के हर धुन, हर गंध, हर लय, हर ताल, हर सुर, हर सुंदरता और हर कुरूपता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। उनकी भाषा शैली में एक जादुई सा असर है जो पाठकों को अपने साथ बांध कर रखता है। वह एक अद्भुत किस्सागो थे। उनकी रचनाएं पढ़ते हुए लगता है मानो कोई कहानी सुना रहा हो। ग्राम्य जीवन के लोकगीतों का उन्होंने अपने कथा साहित्य में बेहद सर्जनात्मक प्रयोग किया है। एक बार बीबीसी के एक पत्रकार ने रेणु जी से पूछा कि आखिर आप अपनी रचनाओं में इतनी जीवंतता कैसे लाते हैं? तब उन्होंने अपने मनमोहक मुस्कान से जवाब दिया था, अपनी कहानियों में मैं अपने आप को ही ढूंढता फिरता हूँ। अपने को अर्थात आदमी को।
दरअसल अपनी रचनाओं में उन्होंने बिहार के छोटे भूखंड की हथेली पर समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियति कथा को उजागर किया। रचनाओं में उनकी सबसे खास बात यह थी कि वह कविता की तरह लयात्मक होते थे, जिसमें देहाती माटी की महक समाहित है। वह आम जनों की भाषा में लिखने वाले साहित्यकार थे। उनकी रचनाओं में महिलाएं बहुत ताकतवर होती थीं। उनकी रचनाओं में जितना सीधा सपाट पुरुष होता है, स्त्री वैसी नहीं। वह छली होती है, बहुत से तिकड़म को जानती है। उन्होंने अपनी कहानियों, उपन्यासों में ऐसे पात्रों को गढ़ा जिनमें एक दुर्दम्य जिजीविषा देखने को मिलती है, जो गरीबी, अभाव, भूखमरी, प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए मरते भी हैं पर हार नहीं मानते। रेणु ऊपर से जितने सरल थे, अंदर से उतने ही जटिल। उनकी कहानियाँ नादों और स्वरों के माध्यम से नीरस भाव भूमि में भी संगीत से झनकृत होती लगती है। रेणु अपनी कथा रचनाओं में एक साधारण मनुष्य, जो पार्टी, धर्म, झंडा रहित हो, की तलाश करते नजर आते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को ग्रामीण भारत के बिंबों और ध्वनियों से समृद्ध किया और हिंदी गद्य की भाषा को कविता से भी ज़्यादा प्रवाहमान बनाया। उन्हीं रेणु की संपूर्ण कहानी संपदा को राजकमल प्रकाशन ने संपूर्ण कहानियाँ फणीश्वर नाथ रेणु पुस्तक में संकलित कर प्रकाशित किया है। प्रेम, संवेदना, हिंसा, राजनीति, अज्ञानता और भावुकता के विभिन्न रूप और रंगों की ये कहानियाँ भारत के ग्रामीण अंचल की चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं और स्वतंत्र भारत का सांस्कृतिक आईना है। इन कहानियों में रेणु ने लोक भाषा, जनसाधारण के रोज़मर्रा जीवन और परिवेश को जितने मांसल ढंग से व्यक्त किया है, उसने हिंदी की ताकत और क्षमता को बढ़ाया है। जब हम उनकी भाषा की बात करते हैं तो यह महसूस करते हैं कि उनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। उनकी भाषा में तद्भव शब्दों के साथ बिहार के पूर्णिया, सहरसा, अररिया जिलों के ग्रामीण अंचल में बोले जाने वाले आंचलिक शब्दों की अधिकता है। उनकी भाषा प्रसाद गुण युक्त, सरल, सहज तथा मार्मिक है। उनका वाक्य विन्यास सरल, संक्षिप्त और रोचक है। वाक्य विन्यास आंचलिक प्रभाव से अछूता नहीं है। उनके संवाद पात्रानुकूल, रोचक तथा कथा को गति प्रदान करने वाले हैं। भाषा की बनावट में आंचलिकता के प्रदर्शन के लिए उन्होंने अपने भाषा में आंचलिक लोकोक्तियों एवं मुहावरे सूक्तियों का खुलकर प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी भाषा के संप्रेषणीयता का ध्यान रखते हुए अनेक शैली का प्रयोग किया है। वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, प्रतीकात्मक, भावनात्मक, चित्रात्मक आदि। उन्होंने आंचलिक बिंबों को अपनी भाषा में प्रमुखता दी है। कुल मिलाकर उनकी रचनाएं इस अवधारणा को पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में है। उनके संपूर्ण कथा साहित्य में मेरे पसंद की कहानी है लाल पान की बेगम। उसका एक अंश है जो मैं आपको मैला आंचल की चर्चा से पहले सुनाती हूँ। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर लोट-पोट कर रहा। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान छौवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई, आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे के देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फान कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी।
पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ, बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ, नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारा बागड़ को कुकुरमाछी परेशान कर रही है। इस अद्भुत भाषा शैली पर विशेष किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। कथा लेखक रेणु जी अपने क्षेत्र में अद्वितीय थे और हमेशा उनके पाठकों में वह लोकप्रिय रहेंगे जब तक मिट्टी की खुशबू हम सब में विद्यमान है। मैला अंचल में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। मैला अंचल उपन्यास का उद्देश्य इस अंचल की समस्याओं को सबके सामने लाने का रहा है। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का चित्रण मिलता है, जिसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी दर्शाया गया है। वस्तु और शिल्प दोनों ही आधार पर यह उपन्यास सबसे अलग है। मेरीगंज भारत के एक पिछड़े गांव का प्रतीक है। बावजूद इसके वह भरा पूरा, सतत आंदोलित, जीते जागते विचित्र स्वभाव और स्वरूप के लोगों से निर्मित गांव है। गांव के पिछड़ेपन का कारण गरीबी, भूखमरी और शिक्षा है। गांव के परंपरागत ढांचे को कायम रखते हुए रेणु ने नाटकीयता के साथ कथा के पूरे वृत्त का निर्माण किया है। मैला अंचल का प्रारंभिक वाक्य है, गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई, मलेट्री ने बहरा चेथरू को गिरफ्त कर लिया है और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। यह वाक्य लिखकर रेणु अपनी कथा भूमि में पाठकों का प्रवेश करवाते हैं। आगे वे मेरीगंज गांव का परिचय परंपरागत आख्यान कहने की शैली में देते हैं। गौर से देखें तो लगेगा नाटक में सूत्रधार द्वारा कहे गए संक्षिप्त कथन की तरह यह वाक्य है। इसके बाद कथा का दृश्य रूप प्रकट होता है। कथा का आरंभ इस खबर के फैलने से है कि लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था। जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सभी चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। अब एक खबर और बन गई, चोरी की बाल्टी होगी। तहसीलदार का घर ही अपने आप में मालिक टोला है। वहाँ से खबर जब राजपूत टोले में पहुँची तो इस तरह पहुँची कि कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मलेट्री के सिपाही पकड़कर ले गए। ऐसी खबर सुनकर ठाकुर राम कृपाल सिंह को खुशी हुई। इस बार तहसीलदारी का मज़ा निकलेगा। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया है। अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चे। यादव टोली में जब खबर पहुंची तो गिरफ्तार कर लिया गया है और यादव टोली के लोग बालदेव को रस्सी से बांधकर मलेट्री वालों को भेंट चढ़ाने पहुंच गए। तरह तरह की खबरों की अनुगूंज अलग अलग लोगों के पास जाकर अपना स्वरूप बदल रही है। एक बेचैनी भरा वातावरण है। 1942 आंदोलन की दहशत भरी खबरों की छाया सबके दिमाग पर हावी है, लेकिन मिलिट्री वालों की जगह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग मिलते हैं तो तनाव का वातावरण सरस माहौल में बदल जाता है। खबर के चक्कर से निकलकर सच का सामना एक सहज हास्य में बदल जाता है। इस क्रम में तरह तरह के भावों की अभिव्यक्ति और नाटकीयता का रमणीय रूप मैला आंचल को विलक्षण बना देता है। रेणु कथा की नैरेटिव या आख्यानक पद्धति के साथ नाटकीयता का समन्वय कर एक कथा की अलग प्रणाली को विकसित करते हैं। मैला आंचल वस्तुतः जनजीवन की मैली जिंदगी की बहुरंगी दृश्यावली का एक दर्पण है।
इसमें ग्रामीण जीवन की आर्थिक विषमता, इस विषमता के कारण अनैतिक संबंध, कहीं कहीं सामान्य रूप में ऐसे संबंधों की व्यावहारिक परिणति, मठों के अधिपति जिन्हें पूजा और श्रद्धा के भाव से देखा जाता है, उनकी काम पिपासा, अज्ञान के अंधकार में भटकती हुई गांवों की गतिविधियां, संस्कारों के विकास के विविध आयाम, भूत प्रेतों के प्रति लोगों की अवधारणा, इन सब का सजीव और प्रभावपूर्ण चित्रण लेखक ने किया है। दूसरी ओर लेखक ने डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से भविष्य की संभावनाओं का आशावादी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है और आशा की है कि परिश्रम और साधना से देश की गिरावट को दूर किया जा सकता है। लाखों एकड़ बंध्या धरती कोसी कलवित, मरी हुई मिट्टी शस्य श्यामला हो उठेगी। मकई के खेतों में घास काटती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेंगी। मैला आंचल का कथानायक एक युवा डॉक्टर है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक पिछड़े गांव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है तथा इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुख, दैन्य, अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास के साथ साथ तरह तरह के सामाजिक शोषण चक्र में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों से भी उसका साक्षात्कार होता है। नील की खेती से संबद्ध किसी अंग्रेज अफसर W.G. मार्टिन की पत्नी का नाम जब इस मेरीगंज जनपद से जुड़ गया तो लोग उसका पुराना नाम भूल गए। मेरी, जो मार्टिन की नई पत्नी थी और जिसके लिए मार्टिन ने कोठी बनवाई थी, बहुत दिन उसमें नहीं रही। मेरी को मलेरिया ने ऐसा दबाया कि वह परलोक सिधार गई। मार्टिन उसके वियोग में पागल होकर मर गया और उसी के साथ भारत में नील युग का अंत भी हो गया। मार्टिन जब तक जीवित रहा, मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खुलवाने का प्रयास करता रहा। इस पृष्ठभूमि में बिहार के पूर्णिया जिले के ग्रामीण अंचल के मेरीगंज गांव के लोगों की कथा की शुरुआत उपन्यास में की गई है। कथा का अंत इस आशामय संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही है। कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु की इस युगांतरकारी औपन्यासिक कृति मैला आंचल में कथा शिल्प के साथ साथ भाषा और शैली का विलक्षण सामंजस्य है, जो जितना सहज स्वाभाविक है उतना ही प्रभावकारी और मोहक है। ग्रामीण अंचल की ध्वनियों और धूसर लैंडस्केप से संपन्न यह उपन्यास हिंदी कथा जगत में पिछले कई दशकों से एक क्लासिक रचना के रूप में स्थापित है। मैला आंचल उपन्यास का उद्देश्य है इस ग्रामीण अंचल के प्रति दुनिया के लोगों का ध्यान आकर्षित करना। यह उद्देश्य ही अपने आप में एक संदेश है और संदेश ही प्रेरणा है। यह हिंदी का श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है जो नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर वहाँ के जीवन का अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण करता है। सन 1954 में प्रकाशित इस उपन्यास में रेणु के अनुसार इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। इसमें गरीबी, रोग, भूखमरी, जहालत, धर्म की आड़ में हो रहे व्यभिचार, शोषण, बाह्याडंबर, अंधविश्वासों का चित्रण है। शिल्प की दृष्टि से इसमें फिल्म की तरह घटनाएं एक के बाद एक घटती हैं और दूसरी प्रारंभ हो जाती हैं। इसमें घटना प्रधानता तो है, किंतु कोई केंद्रीय चरित्र या कथा नहीं है। इसमें नाटकीयता और किस्सागोई शैली का प्रयोग किया गया है। इसे हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तन का श्रेय प्राप्त है। इस युगांतकारी औपन्यासिक कृति में कथा शिल्प के साथ साथ भाषा शिल्प और शैली शिल्प का विलक्षण सामंजस्य है, जो सहज स्वाभाविक है और प्रभावकारी, मोहक भी। रेणु इस एक गांव की कहानी के माध्यम से
स्वतंत्र भारत के गांव में जन्मे राजनैतिक चेतना और अंतर्विरोध को दर्शाते हैं। भारत की स्वतंत्रता इस उपन्यास को 2 खंडों में बांट देती है और गांधी जी की हत्या के साथ ही उपन्यास अपने अंत की ओर पहुंचता है और साथ ही पतन होता है उस आदर्श राजनीति का जिसका उन्होंने कभी स्वप्न देखा था। कहानी देश आज़ाद होने के कुछ समय पहले शुरू होती है। इससे अंग्रेज़ों का राज करने का तरीका देखने का मौका मिलता है और साथ ही कांग्रेसी गतिविधियों को दिखाया जा सकता है। बाद में सोशलिस्ट पार्टी ने भी गांव में अपने झंडे गाड़ दिए थे। इन दोनों पार्टियों की विचारधारा और कार्य करने के तरीकों में अंतर को विभिन्न घटनाओं के द्वारा दर्शाया गया है। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों पर उसकी प्रतिक्रिया भी दिखाई गई। लोगों ने यह भी पूछा कि आज़ादी के बाद ज़मीनी बदलाव क्या क्या हुए। बाद में जब भारत के लोग एमएलए, मिनिस्टर आदि पदों पर बैठने लगे तो उनके भ्रष्ट होने को भी दिखाया गया है। गांधी जी की मृत्यु पर पूरे गांव में शोक यात्रा निकाली गई। गांव के लोगों को भले ही गांधी जी के जीवन और विचार के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन गांधी जी महापुरुष हैं इतना मालूम है। उपन्यास के प्रारंभ में 3 चरित्र प्रमुख रूप से सामने आते हैं: बालदेव, डॉक्टर प्रशांत, दासी लक्ष्मी। बालदेव जी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो जेल भी जा चुके हैं। गांव में उनका बहुत मान सम्मान है और ऐसा माना जाता है कि वह जो बात सोच समझ के करते हैं वो हर बात उनकी सोची समझी होती है। लक्ष्मी महंत सेवादास की दासी है। कम उम्र में अनाथ होने के बाद से ही मठ पर उसका शोषण होता रहा। इन सब के बावजूद वह एक बेहद समझदार और व्यवहार कुशल महिला है। बालदेव जी लक्ष्मी की मदद करते हैं जो मन ही मन लक्ष्मी के लिए आकृष्ट हैं और दोनों का प्रेम बेहद पवित्र है। डॉक्टर प्रशांत एक अनाथ बच्चे थे, लेकिन उसे एक आश्रम में संरक्षण मिला। वह डॉक्टरी की शिक्षा पूरी कर विदेश में संभावनाएं तलाशने के स्थान पर अपने देश में रहकर पिछड़े गांव वालों की मलेरिया, कालाजार और हैजा जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढने का निर्णय लेते हैं। पर गांव वालों की असली बीमारी तो गरीबी और जहालत है। निर्धन और विवश किसानों की स्थिति जानवरों से भिन्न नहीं है। परंतु समय के साथ किसानों में जागरण होना प्रारंभ होता है और स्थिति में परिवर्तन की आशाएं जाग जाती हैं। भिन्न भिन्न विचारधाराओं का आगमन होता है। बालदेव विरोध के लिए गांधी जी के चरखा करघा के माध्यम से आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास करते हैं, तो कालीचरण सोशलिस्ट क्रांति का राह अपनाते हैं। इस प्रकार अन्य दल भी प्रवेश करते हैं। आज़ादी के पश्चात यह सब उलझ कर रह जाता है। वामनदास की कहानी इसी उलझन को दर्शाती है। वह व्यथित है, गांधी जी से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता है। उसने अपना पूरा जीवन जिस कांग्रेस के लिए कार्य करते हुए जिनका विरोध किया, अंततः वह पार्टी उन्हीं सब कुरीतियों और षड्यंत्रों का शिकार बनकर रह जाती है। बाकी राजनैतिक दल भी मात्र सत्ता के लोभी बनकर रह जाते हैं और जातिगत जोड़ घटाव शेष रह जाता है। मेरीगंज छोटा सा गांव है, परंतु उसमें 12 जाति के लोग रहते हैं। प्रत्येक जाति का अपना मोहल्ला है जिसे गांव के लोग टोली कहते हैं। गांव में 3 जातियां प्रमुख हैं: राजपूत, कायस्थ और यादव। जाति के नाम पर मोहल्लों के नाम रखे गए हैं, जैसे कायस्थ टोली, राजपूत टोली, यादव टोली, ततिया टोली, गुमर टोली। इन जातियों और उपजातियों से लोगों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, मनमुटाव, झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाने की मनोवृत्ति है। बावनदास सोचता है अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा लें। भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन, कौन कार्यकर्ता किस पार्टी का है समझ में नहीं आता। मैला अंचल में एक बहुत बड़ी बात लेखक ने लिखी है कि जाति बहुत बड़ी चीज़ है।
जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। ऊंच नीच छुआछूत की भावना इनके दिलो दिमाग पर इस कदर छाई है कि गांव वालों के बीच सौहार्द और सहयोग न होकर उनके बीच की दरारें बढ़ती जाती हैं। भंडारे के अवसर पर राजपूत टोली वाले के साथ ब्राह्मण टोली के लोग भोजन करने से मना कर देते हैं। उनके लिए अलग से प्रबंध किया जाता है। सिपेरिया टोली के लोग ग्वाला टोली के साथ एक पंगत में खाने से इनकार कर देते हैं। जाति बिरादरी का दबदबा इतना अधिक है कि कोई भी व्यक्ति यदि बिरादरी की बात नहीं मानता तो उसे जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है। विरंची ने एक बार गवाही के बदले तहसीलदार द्वारा दी गई जलेबी खा ली थी। अफवाह उड़ी कि उसने तहसीलदार की जूठन खाई है। बस उसे सज़ा सुनाई गई। लोगों ने कहा, जाति बिरादरी का मामला है, इसमें वे कुछ नहीं बोल सकते। गांव में जहालत तो है ही, पूरे गांव में कुल 10 लोग दस्तखत कर सकते हैं। आए दिन संक्रामक रोग, मलेरिया, कालाजार आदि के कारण लोग परेशान रहते हैं। गरीबी इतनी है कि बहुत से लोगों ने दही चीनी जलेबी पूड़ी चखी तक नहीं है। प्रेम की मदिरा पिए हुए लोगों के बीच विवाहेतर संबंध भी हैं। संबंधों को अनैतिक पाया जाता है, पर गांव में उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। महंत, सेवादास, मठ की कोठारिन, कालीचरण और चरखा सेंटर की मास्टरनी मंगला देवी, फुलिया और खलासी, रामदास और राम प्यारी, बालदेव और लक्ष्मी, कमला और प्रशांत के संबंध विवाहेतर संबंध हैं। कमला तो विवाह से पूर्व ही गर्भवती हो जाती है, पर गांव में कोई तूफान नहीं आता। यहाँ के समाज में स्त्री की दशा सदा से ही शोचनीय और दयनीय है। उसका यौन शोषण भी होता है और आर्थिक शोषण भी। अंधा और बूढ़ा महंत सेवादास अबोध किशोरी लक्ष्मी का यौन शोषण करता है और फुलिया के माँ बाप अपनी विधवा बेटी का पुनर्विवाह इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका शरीर बेचकर प्राप्त धन से ही उनकी गृहस्थी की गाड़ी चलती है। छोटी छोटी बातों को लेकर औरतों में कहा सुनी गाली गलौज आम बात है। रमजूदास की स्त्री और फुलिया की माँ के बीच का झगड़ा इस प्रकार के झगड़ों का स्वरूप बताता है। मेरीगंज के लोग देवी देवताओं के कोप एवं कृपा में विश्वास करते हैं। प्रातःकाल वे काली थान की ओर मुँह करके माँ काली को प्रणाम करते हैं। उनका विश्वास है कि जंगल में भूत रहते हैं। तत्या टोली का नंदलाल एक बार जंगल में गया। वहाँ बगुले की तरह सफ़ेद प्रेतनी ने मिलकर सांप के कोड़ों से उसकी इतनी पिटाई की कि वह कुछ क्षणों में ही वहाँ ढेर हो गया। जहालत और अंधविश्वासों के कारण ही बुढ़ापे में भी सुंदर लगने वाली तथा सबके प्रति स्नेह लुटाने वाली पार्वती मौसी को डायन मानकर उसके साथ क्रूर और अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। गांव के लोग नदियों को माँ कहते हैं क्योंकि वे उनके खेतों के लिए जल तो देती है, आवश्यकता पड़ने पर नदी की पूजा अर्चना करने वालों की अनेक प्रकार से सहायता भी करती है। यदि गृहस्वामी नदी में स्नान करता है, गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी चढ़ाता है, तो कमला मैया चांदी के बर्तन देकर गृहस्वामी के अनुष्ठान में शादी ब्याह या श्राद्ध के योग में सहायता करती हैं। अंधविश्वासी लोगों का विश्वास है कि डॉक्टर लोग रोग फैलाते हैं, सुई घोंप कर देह में जहर दे देते हैं। उनके द्वारा कुओं में दवा डालने से और उस पानी को पीने से हैजा फैलता है। गांव का गांव हैजे से समाप्त हो जाता है। कालाजार फैलने का कारण भी वह डॉक्टरों को बताते हैं और आरोप लगाते हैं कि विलायती दवाओं में गाय का खून मिलाकर उन्हें धर्म भ्रष्ट करते हैं। मेरीगंज का मठ धार्मिक स्थल तो है ही, उसमें संपत्ति का आकर्षण भी है। डेरे का महंत 900 बीघे की जमीन का मालिक है। यह संपत्ति का क्रीड़ा स्थल और विकृतियों की पूर्ति का माध्यम भी है। मेरीगंज के लोग गांव में स्थापित मठ तथा उसमें अधिपति महंत में पूरी श्रद्धा रखते हैं।
महंत द्वारा आयोजित विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। मेरीगंज में कई राजनीतिक दल सक्रिय हैं। बावन दास और बालदेव कांग्रेसी हैं, गांधी जी के भक्त हैं। कालीचरण समाजवादी है, समाजवादी विचारों से विद्रोह की भावना जगाता है, अन्याय अत्याचार का विरोध करता है, नवयुवकों को क्रांति करने का आह्वान देता है। राष्ट्रीय एवं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं की चहल पहल का भी इसमें वर्णन है। चुनाव, उसको जीतने के लिए अपनाए गए हथकंडे और चुनाव जीतने के बाद के कुकर्मों का पर्दाफाश भी है। मैला अंचल में 4 प्रेम कथाएं भी हैं। सहदेव मिसिर और फुलिया, कालीचरण और मंगला, लक्ष्मीदासन और बालदेव, कमली और डॉक्टर प्रशांत। ये एक दूसरे से अलग लेकिन अपने निजी वैशिष्ट्य के साथ मौजूद हैं। प्रेम प्रसंग की उद्भावना में रेणु जी को महारत हासिल है। उनकी कहानियों में प्रेम जितना विविध है, सुंदर है, भिन्न है, उसे लिपिबद्ध करना रेणु जी के लिए ही संभव था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली अधिकारी मलेरिया सेंटर खोलने के लिए गांव में सुरक्षा कर्मियों के साथ आए और गांव में खबर फैली कि गिरफ्तार कर लिया गया स्वतंत्रता सेनानी बालदेव गोप को। बालदेव गोप 2 साल जेल में रहा है, खद्दर पहनता है, जय हिंद बोलता है। इस घटना का नाटकीय अंत होता है बालदेव के अतिरिक्त सम्मान से, क्योंकि बंगाली अफसर का किरानी जीतन बाबू पहले कांग्रेस दफ्तर का किरानी था और वह बालदेव की प्रशंसा के पुल बांध देता है। आंचलिकता के कई रंग उपन्यास में हैं जो धीरे धीरे उघड़ते हैं। ग्रामवासियों के पिछड़ेपन के चित्रण में भी, जहां अभी शिक्षा और जागृति के चिन्ह नहीं हैं और सरकार बहादुर की मानसिक गुलामी से लोग बंधे हैं। पिछड़ेपन के चित्रण के साथ गांव की पृष्ठभूमि का अंकन भी रेणु ने किया है। यह गांव जो मेरीगंज है, बूढ़ी कोशी नदी के पार है। इस गांव का पहले कुछ और नाम था। 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के शुरू में इस क्षेत्र में नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने गांव, कस्बों, जंगलों, मैदानों में कोठियां बनाई। 20वीं सदी के शुरू में I.W.G. मार्टिन ने इस गांव में कोठी बनवाई और गांव का नाम बदलकर अपनी नई नवेली दुल्हन मेरी के नाम पर रखा मेरीगंज। गांव का नाम हो गया मेरीगंज, लेकिन मेरी यहाँ कुल 1 सप्ताह ही रह पाई और जड़ैया बुखार से चल बसी। मार्टिन को तब पता चला कि गांव में पोस्ट ऑफिस से पहले डिस्पेंसरी खुलवाना जरूरी है। मेरी की याद में मार्टिन ने डिस्पेंसरी के लिए ज़मीन दी। ज़मीन आसमान एक किया, लेकिन डिस्पेंसरी नहीं खुलवा सका। वह पागल होकर मर गया। ब्रिटिश उपनिवेश ने जिस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की, इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। और 35 बरस बाद अब गांव में मलेरिया सेंटर खुलने जा रहा था। रेणु जी की सृजनात्मकता का कमाल इस बात में है कि उन्होंने अपना कथानक इस तरह बुना है कि आंचलिकता के चित्रण के रूप में मेरीगंज का भौगोलिक चित्र ही नहीं, वहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक चित्र भी उद्घाटित होता है और औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का नग्न चित्र भी उद्घाटित होता है। गांव में कबीरपंथी डेरा है जिसके महंत हैं सेवादास। वे ज्ञानी साधु माने जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी नाम की लड़की को लेकर महंत की बदनामी भी है। महंत अंधे होकर मरते हैं और गांव वालों को विश्वास है कि लक्ष्मी जैसी अबोध बालिका को अपनी दासी बनाने के कारण वह अंधे हुए। इस महंत के चेले रामदास को भी जन विश्वास में लक्ष्मी पर आंख रखने वाला लंपट समझा जाता है, लेकिन यही महंत जब रात के सपने की बात कहकर जनता को गांव में खुल रहे अस्पताल के पक्ष में कर लेता है, साथ ही गांव वासियों के लिए भंडारे की घोषणा कर देता है, तो गांव वालों का नज़रिया उसके प्रति बदल जाता है। पूड़ी जलेबी और दही चीनी के भंडारे से जनमत बदला है। गांव के ऐसे कई गरीब टोले हैं जिन्होंने जीवन में कभी पूड़ी जलेबी चखी भी नहीं। इस भंडारे से गांव का जातीय भेदभाव भी उद्घाटित होता है। ब्राह्मण टोली, राजपूत टोली, सबका खान पान अलग। मैला अंचल में लेखक का सर्वाधिक ध्यान अंचल की जनचेतना को चित्रित करने पर केंद्रित है। गांव में अस्पताल बनने की प्रक्रिया हो, राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि हो या फिर औपनिवेशिक दमन का जिक्र,
सामान्य जन का चित्रण उनका मूल बिंदु था। सभी स्थितियों को रेणु ने पूर्णिया जिले के जनसामान्य के प्रति हार्दिक संवेदना महसूस करते हुए चित्रित किया है। मिथिलांचल की लोक संस्कृति को भी सहज रूप से उन्होंने अंकित किया है। कथा का आरंभ डॉक्टर प्रशांत के गांव आने से होता है, लेकिन डॉक्टर के गांव पहुंचने से पहले लेखक गांव की सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों का एक रेखाचित्र पृष्ठभूमि के रूप में उकेर देता है। मिथिला क्षेत्र में सभागाछी अर्थात विवाहार्थी मैथिलों के मेले का जिक्र भी लेखक ने जोतकी जी के नखली दांत लकवाने के हंसी खेल भरे प्रसंग में कर दिया है। गांव की जाति भेद की चेतना ब्राह्मण टोली द्वारा डॉक्टर की जाति के प्रति जिज्ञासा दिखाने और उसके साथ खाना खाने के प्रति विरोध दिखाने से प्रकट होती है। डॉक्टर प्रशांत कुमार के गांव पहुंचने से पहले ही महंत सेवादास की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पहली बार मिथिला की लोक संस्कृति अपने धार्मिक पाठ वाले लोकगीतों में प्रकट होती है। सबसे पहले बीजक का पाठ शुरू होता है। महंत को मिट्टी दी जाती है, उनकी देह पर सफ़ेद चादर ओढ़ाई जाती है। तब महंत का चेला रामदास निर्गुण गाता है। कांच ही बांस के पिंजड़ा, जाम में दियरो न बाती हो, अरे हंसा उड़ल आकाश, कोई संगी न साथी हो। महंत की मृत्यु के बाद दासी लक्ष्मी और स्वतंत्रता सेनानी बालदेव जी में निकटता और बढ़ जाती है। लक्ष्मी अपने बीजक की प्रति बालदेव को रोज पाठ करने के लिए देती है। मेरीगंज के डेरे के चित्रण से मिथिला क्षेत्र में संत कबीर और कबीर पंथ के प्रभाव का पता चलता है। हालांकि कबीर जैसे विद्रोही संत ने जीवन में तमाम धार्मिक और सामाजिक विकृतियों और निरूपताओं के प्रति विद्रोह किया, लेकिन कई वर्षों बाद उनके नाम पर चलाए गए पंथ में वही सब विकृतियाँ प्रवेश करती दिखाई देती हैं, जिनके विरुद्ध कबीर की वाणी अपनी प्रखरता में गूंजी थी। यही स्थिति स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में भी उद्घाटित होती है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बालदेव जैसे लाखों ईमानदार कार्यकर्ताओं ने जो आंदोलन चलाया, वह गांधी जी के जीवन काल में और बाद में किन विकृतियों का शिकार हुआ है, यह भी मैलांचल में अच्छी तरह उद्घाटित हुआ है। डॉक्टर प्रशांत कुमार के उपन्यास में प्रवेश से आंचलिकता, जातीयता और राष्ट्रीयता के उलझे सवाल और ज़्यादा गति प्राप्त करते हैं। मेरीगंज में नाम पूछने के बाद लोग जात पूछते हैं और प्रशांत के शब्दों में उसकी जाति है डॉक्टर। डॉक्टर बंगाली है या बिहारी नहीं, वह हिंदुस्तानी है। यह अनाथ बालक जो डॉक्टर है, जिसे डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी की पत्नी स्नेहमयी ने पाल पोस कर बड़ा किया है, कोशी नदी से वह उपाध्याय परिवार को मिला था, जिसने उसे परित्यक्ता स्नेहमयी को सौंप दिया था। 1942 के जन आंदोलन में डॉक्टर ने हिस्सा लिया और 1946 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल में रिहाई के उपरांत विदेश जाने की बजाय उसने मेरीगंज में मलेरिया सेंटर में रिसर्च करने का फैसला किया था। वही प्रशांत अब मार्टिन के सपने और आदर्श को पूरा करने मेरीगंज आया। मेरीगंज आकर उसे यथार्थ की, लोक जीवन की वास्तविकताओं का बोध होता है। प्रशांत को विदा करने आई उसकी मित्र ममता उसे बाबा विश्वनाथ का प्रसाद देकर भारतीय वैज्ञानिक व्यवहार के अंतर्विरोध को भी प्रकट कर देती है। ममता स्वयं डॉक्टर है, लेकिन मंगल कामना उसे बाबा के प्रसाद में दिखाई देती है। मेरीगंज अंचल की कई विशेषताओं को रेणु ने अपने प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रशांत कहता है, गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में वे सीधे हैं। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे और तारीफ़ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी।
यह मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है। संभव है पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच का यह हिस्सा वास्तव में मनोहर है। औरतें साधारणतः सुंदर होती हैं, उनके स्वास्थ्य भी बुरे नहीं हैं। पिछड़े गांव के ग्रामीण संबंधी यह धारणा केवल मेरीगंज में ही नहीं, देश के किसी भी क्षेत्र पर लागू हो सकती है। लेकिन यहाँ अंचल की विशिष्टता भी प्रकट होती है। इसके मनोहारी रूप में, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से, लेखक ने अपने पात्र डॉक्टर प्रशांत के जरिए अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया है। डॉक्टर का गांव में पहला चुनौतीपूर्ण रोगी है तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमला, जो एक स्तर पर मानसिक रोगी है, लेकिन इस रोग की अभिव्यक्ति कई बार शारीरिक स्तर पर होती है। कमला युवा लड़की है जिसका अनेक कारणों से अभी तक विवाह नहीं हो पाया है। 2-3 जगह बात पक्की होकर टूट गई और अब कोई लड़का तैयार न होने से कमला को अपने अस्वीकृत किए जाने का मानसिक आघात है, जो तहसीलदार की अकेली लाडली बेटी होने से अतिरिक्त संवेदनशील होने से अधिक तीव्रता प्राप्त करता है। डॉक्टर प्रशांत द्वारा उसका इलाज रेडियो के गीत से शुरू होता है और कमला खिलखिलाने लगती है। रेणु ने मिथिला अंचल की नारी की स्थिति की वास्तविकता को चित्रित किया है। नारी को सम्मानजनक स्थान देने के पक्ष में वहाँ का पुरुष समाज आज भी तैयार नहीं है, चाहे वह सामाजिक अधिकार हो अथवा आर्थिक या सांस्कृतिक। हर बात में पुरुष की मर्जी को अहमियत दी जाती है। इसी उपन्यास में फुलिया एक विधवा बेटी है। उसके दूसरे विवाह की चिंता करने के स्थान पर उसके द्वारा शरीर बेचकर आई कमाई पर उसके माता पिता अपने घर का खर्च चला रहे हैं। फुलिया के दीवाने खलासी को टालते जा रहे हैं। फुलिया स्वयं भी खलासी से शादी करना चाहती है, लेकिन माँ बाप के आगे वह कुछ नहीं बोल पाती। अपनी मामी के सामने वह दिल की बात खोलकर कहती है, मामी, काली क्रिया, किसी से कहना मत। खलासी जी इतने दिनों से दौड़ रहे हैं, बाबा कोई बात साफ साफ नहीं कहते हैं। आखिर वह बेचारा कब तक दौड़ेगा? यहाँ नहीं तो कहीं और ढूंढेगा। दुनिया में कहीं और तंत्रिमा की बेटी नहीं है क्या? फुलिया की असहायता यहाँ पर व्यक्त हुई है। फुलिया की इस स्थिति को अन्य लोग भी समझते हैं। गांव की उसकी बूढ़ी काकी चिंता करते हुए दिखती है। वह चाहती है कि फुलिया की खलासी से शादी हो जाए तो उसका घर बस जाएगा। इसीलिए फुलिया की माँ से वह कहती है, अरे फुलिया की माए, तुम लोगों को न तो लाज है और न धर्म। कब तक बेटी की कमाई पर लाल किनारी वाली साड़ी चमकाओगी? आखिर एक हद होती है किसी बात की। मानती हूँ कि जवान बेवा बेटी दुधार गाय के बराबर है, मगर इतना मत दुहो कि देह का खून भी सूख जाए। कुछ तो मिथिला के जनजीवन में कृष्ण कथा और विद्यापति के प्रेम गीतों के प्रभाव से, और कुछ स्वयं लेखकीय दृष्टि में स्त्री पुरुष संबंध का स्वरूप, चाहे वह उन्मुक्त यौन संबंध के रूप में उकेरा गया हो, वह अनैतिक नहीं प्रतीत होता। जो यहाँ पर स्त्री का दैहिक शोषण है वो भले ही प्रेम रहित है, लेकिन कुछ संबंधों को कुछ हदों में रख कर के लेखक ने घृणित संबंधों को चित्रित नहीं किया है। मिथिला क्षेत्र की लोक संस्कृति में लेखक ने प्रेम के साथ साथ होली के समय जोगिया और भौजिया गान, जो बहुप्रचलित है, को चित्रित किया है। इन लोकगीतों से लोक परंपराओं का चित्रण हुआ है। कमला की चूंकि कोई भौजी नहीं है, सो दिल का हाल वह किससे कहे। डॉक्टर के प्रति उसके मन में गहरा जो आकर्षण पैदा हो गया है, वह कैसे व्यक्त करे। डॉक्टर को इस अंचल की लोक संस्कृति के प्रति भारी जिज्ञासा है। गांव के समय समय पर होने वाले मेले त्योहारों में वह खूब रुचि लेता है। खम्हार खुलने के दिन गांव में विदापत नाच है। डॉक्टर की विदापत नाच के प्रति जिज्ञासा से बालदेव हैरान है। डॉक्टर इतना खराब नाच क्यों देखेंगे? मृदंग बज रहा है। नाच में विकटा यानी विदूषक की भी भूमिका है। विदापत नाच में कामदेवता मदन की भी आराधना है। डॉक्टर इस लोक गान से दंग है। तहसीलदार से वह रचयिता के संबंध में पूछता है और तहसीलदार का जवाब है, आप भी डॉक्टर बाबू क्या पूछते हैं?
तहसीलदार साहब हंसते हैं, इनकी रचना के लिए भी क्या कोई तुलसीदास और वाल्मीकि की ज़रूरत है। खेतों में काम करते हुए तुक पर तुक मिलाकर गढ़ लेता है। विदापत नाच देखने पर डॉक्टर को कोमल गीतों की पंक्तियाँ याद आती हैं। पिया भैले डुमरी के फूल रे पियवा भैले। डॉक्टर को गांव का लोकगान देखकर बहुत देर से उलझे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। डॉक्टर की उलझन थी विद्यापति के गीतों की रचना के संबंध में, और उसे समाधान मिलता है जिंदगी भर बेगारी खटने वाले अनपढ़, गंवार और अर्धनग्नों के कवित्व में। विद्यापति के गान में टूटी झोपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरस रहे हैं। वह सोचता है कि कविता ने मचलकर एक दिन कहा था, चलो कवि वन फूलों की ओर, वन फूलों की कलियां तुम्हारी राह देखती हैं। रेणु के मिथिला अंचल की लोक संस्कृति के इस संवेदनशील चित्रण के कारण ही शायद नेमीचंद्र जैन ने कहा था, भारतीय देहात के मर्म का इतना सरस और भावप्रवण प्रस्तुतिकरण हिंदी में संभवतः पहले कभी नहीं हुआ था। बिहार और उत्तर प्रदेश का एक तरह से होली का त्यौहार सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक और जोशो खरोश से भरा होता है। मेरीगंज में भी होली का त्यौहार मनाने का सबसे रंगीन चित्रण लेखक ने किया है। फुलिया नैहर में होली मनाना चाहती है। वह गाती है, नैना मिलानी करी ले रे सैया, नैना मिलानी करी ले, अब की बेर हम नैहर रहबो, जे दिल चाहे से करी ले। होली ऐसा त्यौहार है जिसमें स्त्री पुरुष में रोमांस खुलकर प्रकट होता है। यहाँ तक कि थोड़ी बहुत छेड़छाड़ भी सामाजिक रूप से स्वीकृत है। हालांकि भारतीय देहात में सब कुछ सरस और मर्मस्पर्शी ही नहीं है। अशिक्षा और मानसिक पिछड़ेपन के कारण बहुत कुछ यंत्रणादायी भी है। डॉक्टर ने मेरीगंज समेत 15 गांवों का स्वास्थ्य की दृष्टि से जो अध्ययन किया है, उसके परिणाम बड़े कष्टकारी हैं। बला की खूबसूरत निर्मला मात्र एक बूंद आई ड्रॉप के अभाव में अंधी हो गई। एक भद्र महिला, अधेड़ स्त्री, गणेश की नानी, पार्वती की माँ को गांववासी अपने अंधविश्वास में डायन का दर्जा दे देते हैं। डॉक्टर के हाथों गणेश और उसकी नानी दोनों का उद्धार होता है, लेकिन गणेश की नानी की गांव वालों के द्वारा हुई हत्या को वह रोक नहीं सकता। उपन्यास में कुछ स्थानों पर लेखक ने समाज में हो रहे परिवर्तनों को भी अंकित किया है। जैसे कपड़ा राशन पर मिलता है, सारे गांव के लोग अर्धनग्न हैं, मर्दों के पैंट पहनने का रिवाज शुरू होने की सूचना है और 12 बरस तक के बच्चे नंगे ही रहते हैं। आंचलिक संस्कृति का एक बेहतरीन चित्रण जो रेणु ने किया है, उसमें हम सभी डूब से जाते हैं। गांव में जाट जाटिन का खेल भी खेला जाता है, वर्षा के गीत भी हैं। रेणु ने कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा है जिसका चित्रण ना किया हो। पारंपरिक त्यौहार, लोकगीत ही नहीं, राजनीतिक या सामाजिक घटनाओं के सांस्कृतिक रूपों को भी उन्होंने चित्रित किया है। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और मिथिला अंचल का गांव झूम उठा। बम फोड़ दिया फटाक से मस्ताना भगत सिंह और जवाहरलाल का वर्णन भारत का डंका लंका में बजवाया वीर जवाहिर ने। भगत सिंह पर तो स्वाधीनता दिवस पर नौटंकी भी बनती है। स्वराज के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। बालदेव को 15-20 बरस पुराना स्वतंत्रता संग्राम का इस अंचल में प्रचलित सांप्रदायिक सद्भाव का गीत याद आ जाता है। अरे चमक्के मंदिरवा में चांद, मस्जिदवा में बंसी बजे, मिली रहू हिंदू मुसलमान, मान अपमान तजो। उपन्यास के अंत में जेल से रिहा होकर डॉक्टर प्रशांत गांव आता है और प्रण करता है, मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में। आंसू से भीगी धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे। मैं साधना करूंगा ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। मेरीगंज इस उपन्यास की आधारभूमि जिसका सृजन किया फणीश्वरनाथ रेणु ने, एक सुंदर और मोहक चित्रण रेणु ने इस अंचल का किया और उसके जन से
उसके मन से गहरा आत्मीय लगाव इस उपन्यास में दर्शाया। धन्यवाद।